तो इस एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां यान लास्ट में जाके जूही के लिए सूप बनाकर लाया होता है, जिसे देख एमसी बोलता है ये ठीक है, फाइनली तुम कुछ ऐसा बनाकर लेकर आए हो जो कि जूही खा सकती है। अब आगे इसी के साथ यान बोल रहा होता है इसकी बहुत ज़्यादा यांग की वाई कंज्यूम कर ली गई है और ये गोश्त की वाई से प्रभावित है। हाई हीट में पकाया गया खाना शायद ही इसके लिए इफेक्टिव होगा, नॉर्मल फायर से बनाया हुआ खाना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए मुझे किसी अलग टाइप के फायर को ढूंढना होगा। 5 एलिमेंट के सर्कुलेशन से उसको सिम्टम से राहत मिल सकती है। फिर वो एमसी का हाथ पकड़ के खींचकर कहीं ले जाने लगता है और बोलता है मेरे साथ आओ। एमसी पूछता है पर कहाँ? तभी यान खिड़की से कूदकर एमसी को उड़ाते हुए ले जाने लगता है। यान बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गई है? एमसी ब्लश करते हुए बोलता है वो क्यूट सी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। यान बोलता है जब चांस मिले तो उसका लाभ उठा लेना चाहिए। हो एमसी गुस्सा करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें उसे बचाने के लिए समन किया है, ना कि मुसीबत खड़ी करने के लिए। यान बोलता है हमारे युग में तुम्हारी उम्र का कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जिसकी शादी ना हुई हो और उसके बच्चे ना हो। लगता है तुम्हारा नुन्नू खरा ही नहीं होता। तुम चिंता मत करो, मैं इसके लिए एक मेडिसिन बना दूंगा। ये सुन के एमसी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यान के सर पर जोर से पंच मारता है जिससे यान का बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों नीचे आकर गिरते हैं। एमसी उठते हुए बोलता है मुझे बहुत दर्द कर रहा है। यान बोलता है तुम सच में हेल्प किंग के नाम के वर्दी हो। तुम जानते थे कि हम नीचे गिरने के बाद इस स्पेशल सी जगह पर आ जाएंगे। यहाँ इन और यांग एक दूसरे से मिलते हैं। एमसी अपने आसपास की जगह को देखकर बोलता है क्या स्पेशल जगह है? ये तो सिर्फ एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट है। तभी उसका ध्यान अपने सामने जाता है जहाँ 2 बंदे एक दूसरे की ओर बहुत गुस्से से देख रहे होते हैं, जिससे उनकी बॉडी से एंग्री फायर निकल रहा होता है, जिसे देख यान बोलता है ये तो वही फायर है जो कि हमें चाहिए थी। एमसी कंफ्यूज होते हुए बोलता है क्या ऐसा भी कुछ होता है? इसी के साथ यान उनकी बॉडी से एंग्री फायर निकाल लेता है, जिससे वो दोनों शांत हो जाते हैं और वो कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं हम इतनी छोटी सी बात पर क्यों लड़ रहे थे। वहीं यान उस फायर को अपने हाथ में लेके बोल रहा होता है जब मैं किचन जैसी किसी जगह पर पहुंचता हूँ तो मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसी के साथ वो उस आग से चूल्हा जलाता है, जिसे देख लोग बात कर रहे होते हैं वो क्या कर रहा है, वाह ये तो बहुत कूल है। वहीं यान उसी फायर पर चिकन रोस्ट कर रहा होता है जिसका स्मेल चारों तरफ फैल रहा होता है, जिससे उस रेस्टोरेंट के पास लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई बोल रहा होता है ये स्मेल कितनी अच्छी है, देखने में ये कितना डिलीशियस लग रहा है। सभी बोलने लगते हैं प्लीज मुझे भी एक रोस्ट चिकन चाहिए। यान बोलता है ओ वास्तव में ये बेचने के लिए नहीं है। ये सुन के पब्लिक का रिएक्शन कुछ इस तरह का आता है। साथ ही वो लोग खुद में बातें करने लगते हैं। वहीं बिल्डिंग से एक बंदा उन्हें देख रहा होता है और ये पर्सन हैरिस होता है। वहीं नीचे क्यांशु गुस्से से यान पर चिल्ला रहा होता है और पब्लिक ये सब देखकर मजे ले रही होती है। वहीं दूसरी ओर हैरिस बोल रहा होता है ये तो वही है, ये तो वही इंटरेस्टिंग गाय है जिससे कि मैं लास्ट टाइम मिला था। साथ ही वो एक इविल सा फेस बना के बोलता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह पर आकर परेशानी खड़ी करने की, मैं उसे और ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। साथ ही वो बुरी तरह से हंसने लगता है, जिसके बाद वापस एक क्यांशु के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूही अब होश में आ गई होती है और मजे से उस चिकन को खा रही होती है। साथ ही बोल रही होती है वाह ये कितना टेस्टी है। उसे इस तरह से खाता देख एमसी बोलता है ये तो मिरेकल है। वो तो इस चिकन को खाते ही पहले जैसी चंगी हो गई, जबकि वही चिकन को देखकर ईटिंग गोस्ट के मुंह से पानी आ रहा होता है। तभी क्यांशु उसकी ओर देखकर बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यान खुद पे प्राउड करते हुए बोलता है ये नॉर्मल है, मेरे द्वारा बनाए गए खाने से यहाँ तक कि भूत भी अट्रैक्ट होते हैं। मैं अमेजिंग हूँ, मुझे अपने ऊपर प्राउड है। वहीं दूसरी ओर जूही वो सारा चिकन खा के एमसी की तरफ मासूमियत भरी नजरों से एमसी की ओर देखने लगती है। जो देख एमसी अपनी मासूमियत भरी नजरों से यान की ओर देखता है, जबकि यान अभी भी अपनी खुद की तारीफ करने में लगा होता है। वो बोल रहा होता है मेरी कुकिंग स्किल इतनी शानदार है कि यहाँ तक कि मरे हुए लोग भी उठकर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब देखकर एमसी को गुस्सा आ जाता है। वो यान के पिछवाड़े पर लात मार कर चिल्लाते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो, जाओ और जाकर मेरे लिए और चिकन बनाओ। तभी जूही अपने बिस्तर से उठकर एमसी को पीछे से आकर हक कर लेती है और रोते हुए बोलती है फेरल तुम्हारा धन्यवाद। ये देख एमसी भी काफी हैरान होता है। जूही बोलती है प्लीज मुझे अपने पेरेंट्स से दोबारा मिलवा दो, हालांकि उनकी मौत बहुत पहले हो चुकी है। एमसी कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे मरे हुए पेरेंट्स से तुम्हें मिलवा दूं? वो बोलती है दरअसल मैंने वो सब कुछ देखा, मैं जानती हूँ कि वो तुम ही थे जिसने कि उस ओल्ड टाइस्ट को हराया था और मुझे बचाया था। तब मैंने भूत का प्रकोप जैसा समथिंग सुना था। मैं फील कर सकती हूँ तुम पहले से अलग हो। जब हम लाइल और बेरियन को देखने गए थे, एमसी उसके सर को सहलाते हुए बोलते हैं जूही मैं। तभी जूही बोल पड़ती है फेरल तुम्हारे पास ये सुपर पावर क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं? एमसी उसके कंधे को पकड़ के बोलता है ऐसा मत कहो, अभी मैं केवल भूतों को देख सकता हूँ, मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है। जूही बोलती है तुम्हारा मतलब है कि तुम भूतों को देख सकते हो। साथ ही वो रोते हुए बोलती है मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ, भले ही वो भूत ही क्यों ना हो। एमसी उसे रुमाल देते हुए बोलता है
तुमने मुझे ये पहले कभी भी नहीं बताया, क्या हुआ था? जूही बोलती है, जब मैं बहुत यंग थी। इसी के साथ हमें उसकी पास्ट की मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ उसके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं तुम्हारे ब्रदर ने एक लेटर भेजा है, उसने कहा है कि आर्कियोलॉजिकल टीम ने ड्रैगन के दांत को ढूंढ लिया है, फाइनली हमारा जीवन भर का सपना साकार हो गया। नेक्स्ट सीन में वो वहां से जाते हुए जूही से बोल रहे होते हैं, हम कुछ दिनों तक ऑन साइट रहेंगे, तुम अच्छे से रहना और अपना ख्याल रखना और हमारा इंतजार करना। प्रेजेंट में जूही बोलती है, उसके बाद मैंने उन्हें दोबारा नहीं देखा, जिसके बाद मुझे अनाथालय वाले लोग लेकर चले गए। मैंने डिटरमाइन कर लिया था कि मैं बड़ी होकर प्रेजेंटर बनूंगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि इससे मैं अपने पेरेंट्स और अपने भाई को देख पाऊंगी। हालांकि अनाथालय के सभी लोग कहते थे कि वो मर चुके हैं, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक उम्मीद की किरण बची हुई है। अगर वो जिंदा है तो वो जरूर आएंगे और मुझे ढूंढेंगे, है ना फेरल? साथ ही वो एमसी को पकड़कर रो रही होती है। फिर वो बोलती है, विशेष रूप से इन दिनों के दौरान तुमने कहा था कि मैं अस्पताल में बेहोश थी। हालांकि मैं स्टब थी, पर मैं अभी भी अपने सामने एक कोल्ड लाइट को चमकते हुए महसूस कर सकती हूँ। एमसी बोलता है, जूही तुम थकी हुई हो, इसलिए तुमको ये सब इल्यूजन दिखाई दे रहा है। वो कैंसू को पुश करते हुए बोलती है, नहीं ये कोई एमसी बोलता है, जूही तुम्हें क्या हुआ? इसी के साथ जूही की आंखें बंद होने लगती है और वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, पर एमसी उसे पकड़ के सोफा पर लेटा देता है और बोलता है, क्या सच में कुछ अजीब चल रहा है? मैं जूही के लिए चेक करूंगा सिस्टम, मुझे लाइफ एंड डेथ नोटबुक का यूज करना है। साथ ही वो सिस्टम के स्पेस में आ जाता है और वो कीबोर्ड में कुछ टाइप करता है, पर सिस्टम उस चीज को नहीं ढूंढ पाता। जो देख एमसी सोचता है, यहाँ तक कि लाइफ एंड डेथ बुक नोटबुक में भी इसका रिजल्ट नहीं आया। तभी मोजी पीछे से बोलता है, यंग मैन तुमने पेरेंट्स का नाम टाइप नहीं किया है, तुमको ऐसी कोई चीज सर्च करने पर कभी भी नहीं मिलेगी। वहीं हम सिस्टम पर देखते हैं एमसी ने जूही के पेरेंट्स को सर्च किया होता है। तभी यान एमसी के पीछे आके बोलता है, शायद मैं हेल्प कर सकता हूँ। उसे देख एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम चिकन रोस्ट करने नहीं गए थे? तो तुम हर जगह कैसे आ जा रहे हो? वहीं यान मोजी के पास आके उसके कान में बोल रहा होता है, मेरे पास उस छोटी लड़की का लार्वा है, उसके डीएनए के जरिए उसके पेरेंट्स को सर्च कर सकते हैं। मोजी बोलता है, सही कहा, तुम तो सच में एक जीनियस हो। इसी के साथ मोजी एमसी के सिस्टम को कॉपी करके खुद का एक सिस्टम बना लेता है। एमसी दोनों सिस्टम को देखकर हैरान होते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारे पास ये हेल्थ सिस्टम कहाँ से आया? मोजी बोलता है, ये तुम्हारा हेल्थ सिस्टम नहीं है, मैंने बस उसकी कॉपी बनाई है। मैंने तुमको पहले ही बताया था कि मेरी ऑपरेशनल एबिलिटी अनकंपेरेबल है। साथ ही वो जूही के डीएनए की मदद से उसके पेरेंट्स को सर्च करता है और कुछ ही सेकंड में उसे ढूंढ लेता है। सिस्टम में उसके पेरेंट्स का लोकेशन शो हो रहा होता है, जिसे देख यान एमसी से बोलता है, ये जगह तो एब्जॉर्बिंग इन एंड यांग सप्लीमेंट है, जहाँ पर हमने चिकन रोस्ट किया था। ये सुन के एमसी एक अजीब सा फेस बना के बोलता है, एब्जॉर्बिंग इन एंड यांग सप्लीमेंट का क्या मतलब है? ये तो सुन के ही इविल सा लग रहा है। मोजी बोलता है, मैंने नहीं सोचा था कि इस एरा के लोग ऐसे एडवांस इन यांग स्किल को जानते होंगे। मरने से पहले मेरे युग में भी इस स्किल पर प्रतिबंध था। ये सुन के एमसी और यान दोनों ही हैरान होकर मोजी की ओर देखने लगते हैं। एमसी बोलता है, क्या प्रतिबंध स्किल? यान बोलता है, ये एक प्रतिबंध स्किल कैसे हो सकता है? क्या ये 5 एलिमेंट के इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का एक मेथड नहीं है? मोजी बताता है, जब कोई फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से कंबाइन हो जाते हैं तो उनके फॉर्म को थोड़ा सा बदल के 5 एलिमेंट को प्रभावित किया जा सकता है। इन और यांग बहुत कुछ बदल सकते हैं, स्टेबल और शांत कर सकते हैं। इस कीवाई को 8 डायरेक्शन और 7 गेट से ले जाया जाता है। इससे कमजोर लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे और स्ट्रॉन्ग लोग पावर बनाए रख सकेंगे। बूढ़े लोग लंबा जीवन जी सकेंगे। एक्सट्रीम yin के साथ यान को गाइड करके रिइंकार्नेशन को खत्म किया जा सकता है और मरे हुए लोगों को वापस से जीवन में लाया जा सकता है। ये सुन के एमसी हैरान होकर बोलता है, वेल क्या ये लाइफ एंड डेथ नोटबुक का राइट नहीं है? ये भी लोगों को जीवन में वापस ला सकता है, जैसा कि तुम दोनों को लाया है। ये सुन के मोजी एमसी को थम्सअप करते हुए बोलता है, यंग मैन तुम भी एक जीनियस हो। साथ ही वो हंसते हुए बोल रहा होता है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। मुझे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। मुझे इस लाइफ एंड डेथ नोटबुक को जल्दी से कॉपी कर लेना चाहिए। इसी के साथ वो लाइफ एंड डेथ नोटबुक की कॉपी बनाने लगता है और वो इसे कुछ ही मिनट में बना भी लेता है, जिसे देख एमसी और यान हैरान होकर बोलते हैं, क्या उसने सच में बना लिया? ये कैसे हो सकता है? वहीं मोजी जैसे ही उस पर कुछ टाइप करता है तो वो कीबोर्ड टूट जाता है, जिसे देख मोजी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। साथ ही एमसी के सिस्टम पे वार्निंग आने लगता है। सिस्टम बोलता है, होस्ट प्लीज बिहेव योरसेल्फ। उसे देख एमसी बोलता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, मेरे अलावा लाइफ एंड डेथ नोटबुक को कोई नहीं छू सकता। तो चलो एब्जॉर्बिंग इन और यांग सप्लीमेंट वाली जगह को एक्सप्लोर करने चले। यान घबराते हुए बोलता है, मैं तुम्हें डायरेक्शन बता सकता हूँ और कुछ डिशेज बना सकता हूँ, लेकिन मैं एडवेंचर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, इसलिए तुम ही चले जाओ। सही कहा ना मोजी? वहीं मोजी तो अपनी ही दुनिया में खोया होता है। वो एक्साइटेड होते हुए बोल रहा होता है, हेल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब देखकर एमसी वहां से जाते हुए बोलता है, भूल जाओ, मैं तुम्हारे बारे में चिंता करके परेशान नहीं हो सकता। अभी जूही के पेरेंट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जिसके बाद एमसी और उसके दोनों गोस्ट पोर्टल के जरिए उस रेस्टोरेंट के पास आ जाते हैं। एमसी बोलता है तो यही है एब्जॉर्बिंग इन सप्लीमेंट की जगह जिसको यान ने मेंशन किया था। इसी के साथ वो उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। एमसी बोलता है क्या जूही के पेरेंट्स यहाँ पर हैं? ऐसा लग तो नहीं रहा। तभी उसका ध्यान साइड में एक दरवाजे पर जाता है, जिसे देख एमसी बोलता है शायद से इस दरवाजे के पीछे हो सकते हैं। फिर वो दरवाजा ओपन करके देखता है जहाँ खाना बनाने का सामान रखा होता है। जो देख एमसी बोलता है ये तो सिर्फ एक वेयर हाउस है। तभी ईटिंग गोस्ट उसमें कुछ ढूंढने लगता है, जिसे देख एमसी बोलता है क्या तुमने फिर से किसी चीज को स्मेल किया है? सही कहा ना। तभी रेस्टोरेंट के मेन गेट के बंद होने का आवाज आता है, जिसे सुन के दोनों हैरान होकर गेट की ओर देखते हैं। साथ ही एमसी तेजी से मेन गेट के पास जाके दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है और बोलता है ये ओपन नहीं हो रहा। फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ खोलने की कोशिश करता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो अपने हाथ पर गोस्ट आर्मर अप्लाई करके खींचता है तो गेट का हैंडल टूट के एमसी के हाथ में आ जाता है, जिसे देख एमसी बोलता है 100 गोस्ट बैटल आर्मर के पावर को कंट्रोल करना आसान नहीं है। तभी ईटिंग गोस्ट को कुछ फील होता है। वो जल्दी से जोई और एमसी को धक्का देके एक अटैक से बचा लेता है, पर वो अटैक ईटिंग गोस्ट को लग जाता है और ईटिंग गोस्ट वहीं पर मर जाता है या फिर बेहोश हुआ है, आई डोंट नो। वहीं वो अटैक जमीन के नीचे से आया होता है। एमसी ईटिंग गोस्ट के पास जाके बोलता है मैं तुम्हें बचा लूंगा। साथ ही कर्ज गोस्ट बोल रही होती है हमें जल्दी से इस होल से बाहर निकलना होगा। तभी उसका ध्यान नीचे मौजूद गड्ढे की ओर जाता है जहाँ से कि पिछला अटैक आया था। वो गड्ढे में वापस से लाइट चमकती है और साथ ही उसमें से एक बहुत बड़ा अटैक निकलता है, जिसे जोई डॉज कर लेती है और चिल्लाती है मास्टर। इसी के साथ वो अटैक आसमान तक चला जाता है। वहीं वो गड्ढा पहले से काफी बड़ा हो गया होता है। तभी एमसी स्मोक से खांसते हुए निकलता है और साथ ही बोल रहा होता है लकली समय रहते मैंने गोस्ट आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था। फिर वो ईटिंग गोस्ट की ओर देखता है जिसका सिर अपने आप हिल हो रहा होता है, जिसे देख एमसी बोलता है ये तो रिकवर हो रहा है। जोई बोलती है ईटिंग गोस्ट ने आपकी बॉडी की 100 गोस्ट की वाई को एब्जॉर्ब कर लिया है, ये जानते हुए कि ईटिंग गोस्ट कैसा है। अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो शायद ये आपकी सारी की वाई को एब्जॉर्ब कर लेगा। वहीं ईटिंग गोस्ट का सिर लगभग हील हो चुका होता है, जिसे देख एमसी खुश होते हुए बोलता है ईटिंग गोस्ट तुम्हारी बॉडी तो अनडाइंग है, ये तो कूल है, तुम डेफिनेटली मेरे सर्वेंट बनने के लिए क्वालिफाई हो। साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं ईटिंग गोस्ट के एमसी की 100 गोस्ट की वाई को एब्जॉर्ब करने के कारण एमसी के शरीर का आधा आर्मर गायब हो गया होता है। तभी एमसी के पैरों के नीचे से जमीन टूटने लगती है, जिसे देख एमसी बोलता है डैम इट। साथ ही वहां की जमीन टूट जाती है और एमसी ईटिंग गोस्ट के साथ नीचे गिर जाता है। एमसी बोलता है कब से ही हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, आखिरकार ये कौन कर रहा है? तभी एक और अटैक अपने एमसी के पास आता है, जिसे वो काफी मुश्किल से डॉज करता है। तभी एमसी का ध्यान अपने सामने जाता है जहां हैरिस अपने हाथ में बो लेकर वापस से अटैक करने के लिए तैयार होता है और इसी ने वो सभी अटैक किया था। उसे देख जोई बोलती है मुझे ये फीलिंग याद है। एमसी भी बोलता है मैंने इस बंदे को पहले भी कहीं देखा है ना। वहीं ईटिंग गोस्ट भी होश में आ गया होता है और वो काफी ज्यादा डर भी रहा होता है। तभी हैरिस उन तीनों पर तीर शूट कर देता है, जिसे देख एमसी और जोई पैनिक करने लगते हैं। एमसी जैसे तैसे करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। साथ ही जोई और ईटिंग गोस्ट भी डॉज कर लेते हैं। जोई बोलती है ये सिटी का वही पर्सन है जो अलग अलग लेवल के भूतों को कलेक्ट कर रहा है। एमसी बोलता है तुम सही कह रही हो। तभी जोई घबराते हुए बोलती है मास्टर उससे सावधान रहे, उसका पावर बहुत ज्यादा डार्क और प्योर है। गोस्ट पपेट को कंट्रोल करने वाले उस ओल्ड टावी से ज्यादा वास्तव में इसके पास भूतों को कंट्रोल करने की पावर है और मुझे इससे काफी ज्यादा डर भी फील हो रहा है। एमसी अपने पंच से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है मैं इसे माफ नहीं कर सकता। तभी जोई घबराते हुए बोलती है मास्टर संभल के। इसी के साथ एमसी सामने की ओर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि हैरिस ने अपना एक क्लोन बना लिया होता है, जिसे देख एमसी बोलता है क्या वो दो हैं? साथ ही वो दोनों एक ही साथ एमसी पर एरो शूट कर देते हैं। उसमें से एक एरो एमसी के पेट से आर पार हो जाता है। जोई चिल्लाती है मास्टर। साथ ही एमसी के पास जाने लगती है। तभी एक तीर उसके भी सीने से आर पार हो जाता है और वो नीचे आकर गिरती है। ये देख एमसी गुस्से से बोलता है मैं सिर्फ यहाँ जूही के पेरेंट्स को ढूंढने आया था, मैं किसी भी फाइट में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन अब तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। जिसके बाद उसके गर्दन पर की एक आंख निकल के ब्लैक लिक्विड में बदल जाती है और वो एमसी के घाव को भरने लगती है। जिसके बाद एमसी तेजी से अपनी जगह से जंप करके हैरिस को पंच मारता है, लेकिन वो उसकी क्लोन होती है जो कि एमसी के पंच से स्मोक में बदल जाती है। जो देख एमसी सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, हालांकि दो लोगों ने मुझ पर हमला किया था लेकिन मुझे केवल एक ही घायल कर पाया था। इसका मतलब दूसरा वाला सिर्फ एक इल्यूजन था जो कि मेरा ध्यान भटकाने के लिए था। इसी के साथ वो वापस से अपनी जगह से जंप करके तेजी से रियल वाले हैरिस पर हमला करने के लिए जाने लगता है। वहीं हैरिस के पीछे से एक ब्लैक शैडो निकलता है और वो बहुत सारे बॉम्ब में बदल जाता है और उन सभी से तीर निकल के एमसी पर अटैक करने लगती है। पहले तो वो कुछ को डॉज कर लेता है पर कुछ तीर एमसी के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी होती है। एमसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसी के साथ वो तीर एमसी को लगती है पर एमसी के बॉडी से टकराते ही वो स्मोक बन के उड़ जाती है क्योंकि ये सिर्फ इल्यूजनरी एरो थी। एमसी सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था इनमें से केवल एक ही रियल है, लेकिन मेरा 100 गोस्ट बैटल आर्मर गायब क्यों हो रहा है? तभी उसका ध्यान अपने पीछे जाता है। जो देख वो बोलता है
व्हाट द हेल, उसे क्या हुआ, क्या ये सब ईटिंग गोस्ट के कारण हो रहा है। वहीं सामने ईटिंग गोस्ट ट्रांसफर हो रहा होता है, उसके आसपास से बहुत ज्यादा ब्लैक ओरा निकल रहा होता है। साथ ही ब्लैक ओरा हटने पर हमें वहाँ एक बच्चे को दिखाया जाता है, फिर वो पीछे मुड़ के स्माइल करता है और ये ईटिंग गोस्ट की नई फॉर्म होती है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि ये मरने से पहले ऐसा दिखता होगा। वहीं ईटिंग गोस्ट एमसी को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और वो मास्टर मास्टर कहते हुए एमसी के पास दौड़कर जाने लगता है। तभी वो एकदम से रुककर गुस्से भरी नजरों से पीछे की ओर देखकर बोलता है, जो मेरे मास्टर को हर्ट करना चाहता है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो अपने शर्ट पर लगे ब्लैक रिबन को निकाल के लोहे की चैन बना लेता है और उसे घुमा के हैरिस की ओर फेंकता है, जिसे धनुष के साथ साथ वो हैरिस को भी अपने चैनों से जकड़ के एक ही बार में सब खत्म कर देता है और बोलता है, ये मत सोचना कि मेरे रहते तुम मेरे मास्टर को हर्ट कर सकते हो। वहीं ईटिंग गोस्ट की इतनी खतरनाक पावर को देखकर एमसी के गोटे मुंह में आगे होते हैं। तभी ईटिंग गोस्ट का ध्यान एमसी पर जाता है और वो वापस से मास्टर मास्टर बोल के एमसी के पास आने लगता है और फिर एमसी के पास आके एक्साइटेड होते हुए बोलता है, मास्टर मैंने कैसा किया, देखिए मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया। तभी उसका ध्यान एमसी के पैरों पर जाता है, जहां अभी भी 100 गोस्ट बैटल आर्मर एमसी के पैरों पर थोड़ा बहुत लगा होता है, जिसे देख ईटिंग गोस्ट बहुत घबरा जाता है और वो अपने घुटनों पर आके रोते हुए बोलता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं काफी ज्यादा डर गया था और मुझे भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी खा ली, इसलिए आप गोस्ट आर्मर को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। एमसी उसकी इन हरकतों से इरिटेट होते हुए बोलता है, मुझे इस तरह के ईटिंग गोस्ट की आदत नहीं है। तभी पीछे से जोई बोलती है, मास्टर क्या आप मेरे बारे में भूल गए। ये सुन के एमसी पीछे मुड़ के जोई को देखता है, इसे देखने के बाद उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं क्योंकि उसके कपड़े पूरी तरह से फट चुके होते हैं। एमसी बोलता है, वाओ जोई तुम। तभी जोई को भी रियलाइज होता है, जिसे जानने के बाद वो जोर से चिल्लाती है और शर्माते हुए अपने शरीर को छुपाने लगती है। जिसके बाद एमसी अपने हाथों को देखते हुए बोलता है, अगर ये 100 गोस्ट बैटल आर्मर की एनर्जी ईटिंग गोस्ट को चेंज कर सकती है तो ये जोई की भी जरूर मदद कर पाएगी। जिसके बाद एमसी के पास 100 गोस्ट बैटल आर्मर की जितनी भी बची खुची एनर्जी होती है वो जोई को दे देता है, जिससे उसके चोट के साथ साथ उसका कपड़ा भी रिकवर हो जाता है। एमसी स्माइल करके बोलता है, क्या ये ठीक है। तभी वहाँ की पूरी जगह हिलने लगती है और वहाँ पर एक रास्ता ओपन होता है, जिसे देख एमसी बोलता है, अब ये क्या है। ईटिंग गोस्ट बोलता है, मास्टर आप शांत हो जाइए, मैं इसे देख कर आता हूँ। फिर वो उस रास्ते से अंदर चला जाता है। वहीं जोई एमसी से बोल रही होती है, मास्टर अपना गार्ड डाउन मत कीजिए, यहाँ कुछ तो गलत है। यहाँ तक कि जिस पर्सन ने अभी हम पर हमला किया था उसने पूरे फाइट के बीच एक शब्द भी नहीं बोला था। एमसी बोलता है, तुम ठीक कह रही हो, ईटिंग गोस्ट ने जिसको हराया था वो एक रियल मैन नहीं था। इसलिए जोई अब जब तुमने इसके बारे में मेंशन किया है तो बेहतर होगा कि हम पहले से ही सावधान रहे। वो बोलती है, बिल्कुल मास्टर, आप ईटिंग गोस्ट के फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने को लेकर ज्यादा चिंतित हैं, है ना। एमसी बोलता है, तुमने सही कहा, ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास गोस्ट आर्मर पहनने के लिए भी एनर्जी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।